प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। जैसा कि पूर्व में अपन ने बात की थी कि अधिगम के स्थानांतरण पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अधिगम के स्थानांतरण पर प्रश्नों के साथ साथ थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं कि ये क्या चीज़ है। सीखने का स्थानांतरण ही अधिगम का स्थानांतरण है। इसको हम अधिगम का अंतरण भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये अधिगम के अंतरण के रूप में भी मिलेगा। इसका अर्थ है कि जब कोई सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखे हुए कार्य को प्रभावित करते हैं तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। इसमें सीखने का कार्य सरल हो जाता है। जैसे यदि हमें जोड़, घटाव और गुना पता है तो हम जब बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम फटाफट कैलकुलेशन या गणना करके अपना परिणाम निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई सीखी गई क्रिया दूसरी सीखी गई क्रिया में बाधक बनती है, तो उसे हम विपरीत स्थानांतरण भी कहते हैं। बीजी अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण है। वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण है। ये किसने कहा था? बीजे अंडरवुड ने कहा था। क्रो एंड क्रो जब शिक्षण के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभवों के कार्य की आदत, ज्ञान की निपुणता दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। E.R. हिलगर्ड के अनुसार अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। इसे हम अधिगम अंतरण भी कहते हैं। क्रो एंड क्रो की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोबारा देखें। अधिगम का अर्थ है किसी विशेष परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य या परिस्थिति में करना। जब अधिगम क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत, ज्ञान की निपुणता को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम का अंतरण कहलाता है। अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण तीन प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं हम। एक स्थायी सीखना, एक स्थिति का चयन करना, एक प्रभाव। ये तीन प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। कॉलसेनिक क्या कहते हैं? शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता, अभियोग्यता का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना है। प्रोफेसर सोरेनसन क्या कहते हैं? स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण, आदतों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करते हैं। लगभग ये सारी परिभाषाएं एक ही बात कह रही है, लेकिन इन परिभाषाओं में जो थोड़ा थोड़ा अंतर है उसको ध्यान में रखें कि बीजे अंडरवुड ने वर्तमान क्रियाओं का पूर्व अनुभवों से जोड़ दिया। क्रो ने आदत, ज्ञान, निपुणता का उपयोग दूसरी परिस्थिति में कर लिया। E.R. हिलगर्ड ने अधिगम स्थानांतरण का प्रभाव देख लिया, है ना। और कॉलसेनिक ने अधिगम के एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता और योग्यता का प्रयोग दूसरे में करा लिया। प्रोफेसर सोरेनसन ने स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण, आदतों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण करना है। अधिगम का स्थानांतरण दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक स्थानांतरण और एक नकारात्मक स्थानांतरण, और एक शून्य स्थानांतरण भी होता है। तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में सहायक सिद्ध होता है तो उसे हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अंग्रेजी की टाइप करनी आ गई तो आप हिंदी की टाइप भी सीख सकते हैं, और यदि आपने हिंदी और अंग्रेजी की टाइप सीख ली तो आप कंप्यूटर पे भी टाइप बड़ी आसानी से सीख सकते हो। ये सकारात्मक स्थानांतरण है। नकारात्मक स्थानांतरण, जब एक विषय या कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में बाधक होता है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ये नकारात्मक स्थानांतरण दो प्रकार का होता है, पूर्वलक्षी और प्रतिलक्षी। पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण, जब पहले से सीखी गई कोई चीज दूसरी प्रकार की सीखी जाने वाली किसी चीज को उल्टा प्रभावित होने लगे और बोलने लगे तो इसे हम पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि हमने एक कविता याद की हुई है,
लेकिन जब हम दूसरी कविता को याद करते हैं तो पहले याद की गई कविता हमें भूलने लग जाती है। इसे हम पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण, जब पहले प्रकार की सीखी गई कोई चीज दूसरे प्रकार की जाने वाली किसी चीज पर बुरा प्रभाव डालती है या बाधा उत्पन्न करती है तो उसे प्रतिलक्षी कहते हैं। जैसे एक कविता मुझे याद थी, लेकिन जब मैं दूसरी कविता याद करती हूँ तो दूसरी कविता के अंदर पहली वाली कविता के शब्द आते हैं, पहले वाली कविता की कोई पंक्ति आती है। जैसे मेरे को गिनती याद थी, लेकिन गिनती के बाद में जब पहाड़ा याद कर रही हूँ या मैं गिनती को आगे बढ़ा रही हूँ तो 2 के पहाड़े का जो 4 वर्ड है वो 3 के पहाड़े में आता है। तो ये प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण होता है। क्षैतिजीय स्थानांतरण, यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। क्षैतिजीय, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्षैतिज, जब भिन्न प्रकार की योग्यता अथवा ज्ञान अन्य सीखे जाने वाली योग्यता अथवा ज्ञान में सहायक सिद्ध होता है तो उसको हम क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि हमने कक्षा 10 में गणित संबंधी ज्ञान भौतिक विज्ञान में भी सहायक होते हैं। सकारात्मक क्षैतिज परिवर्तन स्थानांतरण हो गया। इसलिए कक्षा 10 में मान लीजिए हमने गणित में कोई ज्ञान अर्जित किया है और वो यदि हिंदी में ज्ञान अर्जन में बाधा उत्पन्न करता है तो वो नकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण हो गया। तो क्षैतिज स्थानांतरण भी 2 प्रकार का हो गया, सकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण और नकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण। अनुलंबनीय स्थानांतरण, जब इस सकारात्मक, ये भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक ज्ञान अपन ने अर्जित कर लिया और अन्य कौशल अर्जित करने के में आगे चलकर सहायक सिद्ध हो तो उसे हम लंबीय सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि यदि हमने 8 में गणित का कोई पहाड़ा याद किया है, कोई सूत्र याद किया है, कोई ट्रिग्नोमेट्री याद की है, कोई हमने बीजगणितीय याद किया है तो वो कक्षा 10 में भी सहायक सिद्ध होगा। वो अनुलंबीय, कि पिछली वाली कक्षा में पढ़ी हुई अगली वाली कक्षा में भी काम आ रही है। लेकिन यदि इसके विपरीत हो कि पिछली वाली जो पढ़ी हुई बात है वो आगे वाली जो पढ़ी हुई बात में बाधा उत्पन्न करे तो उसको नकारात्मक अनुलंबीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि कक्षा 8 के एक विद्यार्थी का साहित्य ज्ञान अगली कक्षा के साहित्य ज्ञान में यदि अवरोधक उत्पन्न करे तो वह अनुलंबीय नकारात्मक स्थानांतरण है। पाशर्विक स्थानांतरण, जब एक शरीर का अंग अर्जित कार्यकुशलता दूसरी संबंधित कार्यकुशलता को प्रभावित करे। जैसे कि मैंने दाएं हाथ से लिखा लेकिन मुझे दाएं हाथ से हिंदी लिखने की कुशलता का ज्ञान मैं संस्कृत लिखने में भी उपयोग कर रही हूँ, अंग्रेजी लिखने में भी कर रही हूँ। मैंने एक साइकिल चलानी सीखी और साइकिल चलानी सीखने का काम मैं एमएटी चलाने में, स्कूटर चलाने में भी सीख रही हूँ। मैंने कार चलानी सीखी, उसका ज्ञान मैं दूसरी जीप चलाने में भी या दूसरे टाइप की कार चलाने में भी कर सकती हूँ। द्विपार्श्विक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दाएं हाथ से बैटिंग कर रहा है लेकिन जरूरत पड़ने पे वो बाएं हाथ का भी उपयोग करने लग जाता है। हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, लिखते लिखते यदि हम दाएं हाथ का हमें यूज़ करते करते बाएं हाथ का उपयोग भी करना पड़े और हम कर सके तब हम उसको द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या क्या है? अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों को मेनली 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन सिद्धांत और फिर आधुनिक सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत, प्राचीन सिद्धांत में मानसिक शक्तियों के सिद्धांत की बात की जाती है। मानसिक शक्तियों के सिद्धांत और औपचारिक मानसिक परीक्षण से संबंधित है। इसमें क्या कहते हैं हम, वैज्ञानिक हमारे क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, अवधान, स्मृति, कल्पना, तर्क, इच्छा, स्वभाव, कभी कभी चरित्र व अन्य गुण, इतने गुण हो गए। अवधान, स्मृति, कल्पना, तर्क, इच्छा, स्वभाव, यानी कि
संज्ञानात्मक वाले सारे गुण हो गए, है ना। ये अधिगम स्थानांतरण के शिक्षण के द्वारा विकसित किए जा सकते हैं। इसका विकास का प्रभाव आगे भी पड़ता है। ये संज्ञानात्मक गुण हो गए जिसका आगे भी पढ़ता चला जाता है, लेकिन इसको हमें कुछ भी डिटेल नहीं समझाया गया था, इसलिए हमें एक आधुनिक सिद्धांतों की जरूरत पड़ी। आधुनिक सिद्धांतों में मुख्य रूप से थार्नडाइक सिद्धांत सबसे पहला है, जिसमें हम कहते हैं समरूप तत्वों का सिद्धांत। देखिए, थार्नडाइक ने अधिगम का सिद्धांत दिया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिद्धांत दिया, बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इन सबको हमें अलग अलग याद रखना चाहिए, फिर हम वहाँ जाकर ऐसा कंफ्यूजन में नहीं जाए कि अधिगम का यदि नाम लिखा हुआ है तो मैं बुद्धि को लिखा हूँ। थार्नडाइक ने सीखने के प्रयोगों में पाया कि जब व्यक्ति संचित अनुभवों में नवीन ज्ञान के लिए समूह तत्वों को छांट लेता है तो उसका प्रयोग करके शीघ्र सीख लेता है। इसे हम समरूप तत्वों का सिद्धांत कहते हैं। फिर है C.H. जुड़ का सिद्धांत। इसने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि अपने विकास के साथ साथ विभिन्न अनुभव अर्जित करता है और यह अनुभव मिल करके एक निष्कर्ष निकालते हैं जिसे वो एक सिद्धांत में परिवर्तित कर लेता है और वो सिद्धांत उसे जीवन की समस्याएं सुलझाने में मदद करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक व्यक्ति अपनी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम निकाल लेता है और वो नियम दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग करता है, जैसे यदि शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञान करता है तो वह अपने इस ज्ञान का प्रयोग कक्षाओं की समस्याओं का समाधान में, अपनी खुद की समस्याओं के समाधान में प्रयोग कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये किसने दिया था? C.H. जुड़ ने दिया था। वागले का सिद्धांत, ये बहुत बार पूछा जाता है। वागले, कई क्वेश्चंस में मैंने देखा वागले पूछा गया है पिछले सालों में। सीखने के स्थानांतरण को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना। इन्होंने क्या कहा? समान तत्वों के पीछे आदर्श एवं मूल्य होते हैं जिनमें बालक के विकास के साथ साथ उसके आदर्श एवं मूल्यों का भी गठन हो जाता है। समान तत्वों का तो सिद्धांत है, सामान्यीकरण का तो सिद्धांत है जो C.H. जुड़ ने किया है, कहा है, लेकिन उसके साथ में इन्होंने आदर्श एवं मूल्यों का भी सिद्धांत दिया। फिर समान तत्वों के सिद्धांत में थार्नडाइक ने क्या कहा? एक कार्य को दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतरण करना होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कार्य में सहचार्यात्मकता कितनी है। यदि दो कार्यों में सहचार्यात्मकता अधिक हो गई तो वो अधिक स्थानांतरण हो जाएगी, यदि कम होगी तो वो कम स्थानांतरित हो जाएगी। देखिए जरा कैसे। भूगोल का ज्ञान इतिहास के अध्ययन में सहायता दे सकता है, परंतु भूगोल का ज्ञान कला में सहायता नहीं दे सकता, विज्ञान में सहायता दे सकता है। तो सब में कितना कितना सहायता देता है, ये समान तत्वों का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, ये भी एक इम्पोर्टेंट सा है। ये किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि जैसे हमारी बुद्धि दो प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट योग्यता। तो स्थानांतरण जो है वो सामान्य योग्यता का होता है। जैसे कि कोई बच्चा भूगोल, गणित, विज्ञान आदि किसी विषय का अध्ययन करता है तो वह केवल अपनी सामान्य योग्यता का ही स्थानांतरण कर सकता है। विशिष्ट योग्यता भूगोल की भूगोल में रहेगी, सामाजिक ज्ञान की सामाजिक ज्ञान में रहेगी, इतिहास के इतिहास में रहेगी, विज्ञान के विज्ञान में रहेगी। स्थानांतरण किसका होगा? सिर्फ सामान्य तत्वों का ही होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, उसने चित्रकला का गुण अर्जित कर लिया है, तो वो बायोलॉजी में भी चित्र बहुत अच्छे बनाएगा, लेकिन सिर्फ सामान्य। विशिष्टता जो होगी वो बायोलॉजी विषय की ही होगी। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का शिक्षण के लिए क्या क्या जरूरी है, ये भी कई बार पूछते हैं। क्या होना चाहिए? सीखने वाले को तैयार होना बहुत जरूरी है, विधि बहुत अच्छी होनी चाहिए, सामान्यीकरण का प्रशिक्षण होना चाहिए और विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, समान तत्वों का चयन होना चाहिए, स्थानांतरण का अभ्यास होना चाहिए। फिर से सुन लो। सीखने वाले को तैयार होना बहुत जरूरी है, हमारे द्वारा विधि अच्छी प्रयोग में की जानी चाहिए, उसके लायक उसके उपयोग करनी चाहिए, सामान्यीकरण का प्रशिक्षण हमें पता होना चाहिए,
कि कैसे हम धीरे से आगे से खिसका दें ज्ञान। विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि मुझे पहली चीज़ याद है और अंतिम चीज़ मुझे याद ही नहीं है, तो मुझे कैसे सिखाना है, मुझे नहीं आएगा। समान तत्वों का चयन करना मुझे आना चाहिए और स्थानांतरण का अभ्यास भी होना चाहिए। अधिगम स्थानांतरण का महत्व। अधिगम स्थानांतरण के महत्व में देखिए क्या है। जब हम एक योग्यता को दूसरी योग्यता में ट्रांसफर करते हैं तो जल्दी से विकास हो जाता है, और जल्दी से विकास हो जाता है तो समय भी कम लगता है। तो समय कम लगता है तो शैक्षिक क्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो स्थानांतरण के द्वारा किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण दूसरी परिस्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे विद्यालय में सीखे गए जोड़ घटाना गुणा से हम बाजार में चीजें आसानी से खरीद सकते हैं। दो विषयों में दो विषयों में समानता होने पर स्थानांतरण हो, जैसे कि गणित का कोई फॉर्मूला है तो भौतिक शास्त्र में भी काम में आ रहा है, या गणित की कोई गणना है जो भौतिक शास्त्र में काम में आ रही है, तो यह जल्दी से सीखना हो जाएगा। यदि मान लीजिए इंजीनियरिंग के अंदर भी कोई फॉर्मूला है जो फिजिक्स का काम में आ रहा है और इलेक्ट्रिकल का काम में आ रहा है, तो भी वो जल्दी से हो जाएगा। लेकिन यदि दर्शन शास्त्र में वो सहायक नहीं है तो वो निषेधात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षण अधिगम के अंतरण के द्वारा बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। अधिगम परिस्थिति की दशाएं। सबसे पहली दशा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम सीखने वाले के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। उसकी आयु कितनी है, उसकी परिपक्वता कितनी है, उसकी अभिक्षमता कितनी है, उसकी अभियोग्यता कितनी है, उसके अनुसार सीखना होना चाहिए। सीखने वाले की इच्छा बहुत ज़रूरी है कि वो रेडी टू ईट है, रेडी टू लर्न है, तभी वो सीख सकता है। सीखने वाले की बुद्धि भी हमें पता होना चाहिए कि वो किस लेवल का है। थर्ड का है तो थर्ड को सिखाएं, फोर्थ का है तो फोर्थ के सिखाएं, फिफ्थ का बच्चा है तो फिफ्थ का सिखाएं, तब स्थानांतरण आसानी से होगा। सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि, है ना, बच्चा क्या सीख रहा है इसके ऊपर भी, शैक्षिक उपलब्धि पर भी निर्भर करेगा। सीखने वाले की योग्यता, सीखने वाले की योग्यता कैसी है, वो किस टाइप का बच्चा है, तब भी वो स्थानांतरण पे निर्भर करेगा। सीखने वाले की अभिवृत्ति, एटीट्यूड कैसा है, क्या वो सीखना चाहता है, तब भी ये उस पर निर्भर करेगा। और लास्ट में अंतिम है विषय वस्तु की समानता। जितनी ज़्यादा समानता होगी उतना ही वो जल्दी सीखेगा। ये दो स्टेटमेंट है जो पीछे प्रश्न में आई थी, लेकिन मेरे को लगा कि ये यहाँ बता देनी चाहिए। शिक्षा द्वारा मानव बुद्धि का विकास होता है और अनुभव व नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिज्ञासा अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान अर्जन का आधार है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास व लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारित करने से ज्ञान प्राप्त करने एवं विकास करने की प्रेरणा मिलती है। अतः नवीन अर्जित अनुभवों को व्यक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हर्बर्ट कहते हैं, नवीन ज्ञान देने से पहले छात्र को पूर्व ज्ञान के लिए सचेत कर देना चाहिए। हर्बर्ट की आपने पाठ योजना भी देखी होगी, उसमें भी वो हम पूर्व ज्ञान से हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पूर्व ज्ञान से समस्यात्मक प्रश्न तक जाते हैं। हमारे पाठ की शुरुआत समस्यात्मक प्रश्न से होती है। जीन पियाजे क्या कहते हैं, नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सी बात थी जो एक प्रश्न में आई हुई थी। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत किसने की थी, जेबी वॉटसन ने। ये बार बार पूछा जाता है। जेबी वॉटसन ने 1913 में की थी। कहाँ की थी, जॉन हॉपकिंस में की थी। वॉटसन ने कहा था, मनोविज्ञान का अध्ययन किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसके भीतर निजी अनुभूति पर आधारित होता है, बल्कि वह अपने वातावरण से निर्देशित होता है। व्यवहारवादी उपागम मुख्यतः इस मान्यता पर आधारित है कि वातावरण मानव व्यवहार का निर्धारक होता है, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं जैसा अंदर से हूँ वैसा मैं बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। रायबन का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। रायबन ने शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु बताए, शिक्षक,
शिक्षार्थी, विषय वस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। इसमें शिक्षण अधिगम का क्रियाकलाप का मुख्य केंद्र शिक्षार्थी को माना जाता है। अतः एक अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और इस स्तर के बच्चों की क्षमताओं, अपेक्षाओं एवं मानसिक स्तर के अनुरूप पर्याप्त समझ होनी चाहिए। रायबल ने अध्यापक, बालक, विषय इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। तो उन्होंने 3 बताए, बालक और शिक्षक, बालक और समाज और बालक और विषय। आपको ध्यान होगा हमने उसमें ऑड वन आउट किया था, शिक्षार्थी और विकास, अध्यापक और विकास, है ना। तो उसमें से हमने निकाला था। इसी प्रकार से आज का ये खत्म करते हैं यहाँ पर, और आशा करती हूँ कि अधिगम स्थानांतरण को छोटी सी वीडियो के द्वारा आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और इसके अंदर मुख्य जितने भी प्रश्न आते हैं उन सबको मैंने समाहित कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।